ओबीसी एसटी समाज के लोग जो भाजपा में गुलामी कर रहे हैं, भाजपा को ताकत देकर के उनकी सरकार बना लिया। डॉक्टर अंबेडकर साहब कहते थे, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलामी की जंजीर खुद तोड़ देगा। सरकार में बैठे हुए लोगों का लोकतंत्र में यकीन नहीं, वो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। भाजपा सरकार में एससी एसटी ओबीसी के नौजवान मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बहन बेटियां बलात्कार शिकार हो रही हैं। यही काम तो अखिलेश यादव सरकार में होता था। हमारा एक नारा ये भी होना चाहिए, वोट हमारा रात तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं सदैव वैचारिकी की लड़ाई लड़ा हूं। रही बात सरकार बनाई भी, सरकार गिराने की स्थिति भी पैदा की। लोकतंत्र में लड़ाइयां मुद्दों पर चलती हैं। अगर उसकी जड़ वैचारिकी होती है तो लड़ाई लंबी होती है, टिकाऊ होती है। अगर केवल मुद्दे पर आधारित होती है तो तत्कालिक होती है और कुछ समय के लिए होती है। तो मैं वैचारिकी के साथ तत्कालिक मुद्दों को लेकर चल रहा हूं। इसलिए जहां हम समाज के उपेक्षित, वंचित जातियों की हिस्सेदारी की बात को सूचित कर रहा हूं, तो वहीं पर हमारा एक नारा यह भी होना चाहिए जो हमारे महापुरुषों ने समय समय पर दिया कि वोट हमारा रात तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप जानते हैं 1933 की जाति जनगणना के मुताबिक ब्राह्मण 3% है 1933 जाति जनगणना में, 2.5% ठाकुर क्षत्रिय है, 1.5% बनिया है। 3, 2.5 और 1.5 कितना हुआ? लगभग 7। यानी 7% लोगों ने पूरे देश के लोगों की आंख में धूल झोंकते हुए, जिनकी आबादी कुल 7% है, उन्होंने ईडब्ल्यूएस के नाम पर 7-10% का आरक्षण ले लिया। सामान्य के नाम पर शेष 50% में भी वो सभी सीटों को कब्जाने की रणनीति अलग से बना के रखते हैं। ये नौबत आई क्यों? क्योंकि 7% को हम अगर 10% मान लें और सिरकेबल खड़े हो जाएं तो उनकी सरकार कभी नहीं बन सकती। फिर भी बनी, प्रदेश में बनी, केंद्र में बनी, क्योंकि आम जनता के आंख में धूल झोंकने में वो कारगर हुए। वो अपनी झूठी बातों को सच साबित करके आपसे मनवा लिया। हमारे ही लोग यानी बड़े पैमाने पर ओबीसी और उसके बाद एससी और एसटी समाज के लोग भाजपा को ताकत देकर के उनकी सरकार बना लिया। ये 10% लोगों के बस की नहीं है कि सरकार बना ले। हमारी ताकत को लेकर के उन्होंने सरकार बनाई। इसलिए हमारा एक अभियान यह भी होना चाहिए, हमारे वो साथी ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग जो भाजपा में गुलामी कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर किसी न किसी तरीके से वापस लाने की भी कोशिश करते रहना चाहिए। वो हमारी ताकत है। हम अगर अपनी ताकत को वापस करने में कामयाब हो गए तो वो भी हमारी एक बड़ी उपलब्धि होगी।
इसके साथ ही साथ हर पढ़ा लिखा व्यक्ति सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा हो जाता है, ताल भी ठोकता है। लेकिन जिन लोगों का सम्मान मर चुका है, जिन लोगों का स्वाभिमान मर चुका है, आखिर उनको कौन जगाएगा, कौन सावधान करेगा, कौन उनके सम्मान को ललकारेगा, कौन स्वाभिमान के साथ खड़ा होने की बात करेगा? उसमें हमें आपको वो भी काम करना है। डॉक्टर अंबेडकर साहब कहते थे, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलामी की जंजीर खुद तोड़ देगा। तो हम अपने उन गुलाम भाइयों को जो कहने के लिए बैकवर्ड हैं, कहने के लिए एससी हैं, कहने के लिए एसटी हैं, लेकिन भाजपा की गुलामी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी गुलामी का एहसास कराकर अपनी कतार में खड़ा करना होगा। इस पर भी अभियान चलाना होगा। राजनीतिक और सामाजिक समझ का परिचय देना होगा। मुद्दों पर तो हम राजनीति करेंगे, लेकिन समाज को जोड़ने का भी हमारा अभियान निरंतर जारी रहना चाहिए। मनोहर काशीराम जी कहा करते थे, जब किसी पार्टी से गठबंधन की बात चलती थी तो वे कहते थे, राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन करने से बजाय हम जातियों को जोड़ें, क्योंकि हमारा समाज जातियों का है, हमारा समाज ही जातियों का है। तो जातियों को जोड़ें। ये अच्छी बात है कि जात के लोग ही पार्टी बनाए हैं, तो इन पार्टियों के आने से जातियां भी साथ आ रही हैं। वो किसी माध्यम से वो कमी पूरी हो रही है, लेकिन एक सघन अभियान चला करके जो राजनीति के माध्यम से नहीं खड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को भी जोड़ने का अभियान हमें अपनी रणनीति का हिस्सा बनाना पड़ेगा। जोड़ने का अभियान को हिस्सा बनाना पड़ेगा। अभी हमारे भाई राजकुमार सैनी जी ने कहा कि आश्वस्त करें। सैनी जी, मैं जहां भी रहा हूं उस संगठन को पहाड़ जैसा खड़ा किया हूं। अभी तक कभी मैं राजनीतिक पार्टी नहीं बनाया हूं, पहली बार मैं राजनीतिक पार्टी बनाया हूं। पहले तो मैं दूसरों को ताकत देता रहा, पहली बार पार्टी बनाया हूं। तो पार्टी बनाया हूं केवल हंसी मजाक के लिए नहीं, बल्कि 2027 में सत्ता बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिंदाबाद, प्रसाद मौर्य जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्योंकि मैंने देखा कि जहां भी मैं रहा बेचार की टकराहट हुई। मैं कभी इसी बेचार की टकराहट के चलते कभी नेता विरोधी दल और राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ा था बसपा में। इसी वैचारिक मतभिन्नता और टकराहट के चलते मैंने कभी कैबिनेट मंत्री का भी पद छोड़ा था। इसी वैचारिक टकराहट के चलते मैंने एक पार्टी में अभी हाल में राष्ट्रीय महासचिव का पद और एमएलसी का पद भी छोड़ा। जिन पदों के लिए ये लोग भागते हैं, जिन पद को पाने के लिए, एमएलसी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, लीडर पोजीशन बनने के लिए लोग क्या क्या पाप नहीं करते हैं, मैं उन सारे बातों को नजरअंदाज करते हुए मैंने पद को छोड़ा। पद पाने के लिए पाप नहीं किया, बल्कि पद को लात मार करके हमने विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया और विचारधारा की तौफीक हासिल की। विपरीत परिस्थितियों में भी मैं विचारधारा को कभी साथ नहीं छोड़ा।
और मैं केवल कहता नहीं, करता भी हूं। आपको नहीं मालूम होगा, 80 में मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय छोड़ा था और मैंने सबसे पहले अभियान चलाया था ब्राह्मणी व्यवस्था बहिष्कार अभियान। 80 से मेरे घर पर ब्राह्मणी व्यवस्था से कोई संस्कार नहीं हुआ। 80 से सन 83 में, यानी विश्वविद्यालय छोड़ने के 3 साल बाद, बौद्ध रीति रिवाज से शादी का सामूहिक विवाह मैंने इलाहाबाद में करवाया था। तो कुछ मामले में जिद्दी भी बहुत हूं। मैं जो ठानता हूं उसे पूरा करके दिखाता भी हूं। तभी हम आपके साथ खड़े हैं। संघर्ष करो, हाँ इतना जरूर है कि आज सरकार में बैठे हुए लोगों का लोकतंत्र में यकीन नहीं। वो लोकतंत्र को अजगर की तरह निगल रहे हैं, वो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर अनाधिकार कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारी विपरीत परिस्थितियों में भी हमें न केवल इनसे लड़ना है, बल्कि जंग जीतना भी है और सत्ता से इनको बाहर करना भी है। आप जानते हैं लड़ाई टेढ़ी है। डबल इंजन की सरकार से आपको टकराना है। लड़ाई इतनी आसान नहीं है कि हम बंद हाल में कह दिया कि सरकार बन गई तो बन गई। सरकार बनाने के लिए आपको बड़ी एक्सरसाइज भी करनी होगी, सड़क पर भी निकलना होगा, आमने सामने टकराना भी होगा, और साथ ही साथ आम जनता में एक विश्वास भी पैदा करना होगा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये विश्वास, ये संदेश भी आम जनता को देना होगा, क्योंकि लोग विकल्प चाहते हैं। ये विकल्प कांग्रेस नहीं दे सकती, ये विकल्प अब बसपा भी नहीं दे सकती, और ये विकल्प अब सपा भी नहीं दे सकती। क्योंकि हम सपा और भाजपा में कोई अंतर नहीं मानते। भाजपा भी आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, सपा भी आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी। ये तो कुछ दिन में सपा में गया था तो अखिलेश यादव को डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना शुरू कर दिया, अन्यथा डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं लेते थे। मैंने तो मुलायम सिंह यादव को भी देखा था। मुलायम सिंह यादव इतने बड़े नेता थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम कभी भी वो सम्मानजनक नहीं लेते थे। यहाँ तक कि हाउस में 1-2 बार मैं तू हो गया जब उन्होंने कहा डॉक्टर अंबेडकर क्या बात करते हो, वो तो सीधे सिंपली डॉक्टर मैन थे। मतलब इतना ओछा शब्द प्रयोग करते थे। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा के एजेंडे पर लड़ाई लड़ने वाले लोग भाजपा को सत्ता से बेदखल नहीं कर सकते। आज अखिलेश यादव जी ये सही है कि 4 बार मुलायम सिंह और अखिलेश यादव कुल मिलाकर 4 बार मुख्यमंत्री रहे। चारों बार के मुख्यमंत्री में इनका मैक्सिमम वोट था 28.5%। मेरे जाने के बाद इनका वोट हो गया 36.5%। पहली बार समाजवादी पार्टी इतिहास में 28% और 28.5% पे इनकी सरकारें बनती थी। 36.5% पाने के बावजूद भी सरकार इनकी नहीं बनी, तो उसके लिए जिम्मेदार भाजपा नहीं या कोई और नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार खुद अखिलेश यादव जी हैं। सरकार बनने की परिस्थितियों के बावजूद भी नहीं बना पाए। उसका कारण यह है कि इसके इशारे पर पर्चा दाखिला के बाद 90 टिकट इन्होंने बदले थे,
ये तो मैं नहीं जान सका, लेकिन कहीं ना कहीं सिंबल देने और पर्चा दाखिला के बाद 90 टिकट बदले जाने का ही मुख्य कारण था जो सरकार भाजपा बना ले गई। जब भाजपा मैंने मंत्रिपद से इस्तीफा दिया था, भाजपा बैकफुट पे आ गई थी। 160 टिकट उसको बदलने थे, मेरे इस्तीफे के बाद एक भी टिकट नहीं बदले। इतने बैकफुट पे आए, डरे हुए थे, मान लिया सरकार नहीं बनेगी। लेकिन उस समय सपा नेतृत्व की गलतियों से भाजपा फिर सत्ता में आ गई और जिसकी सरकार बननी थी वो पैदल हो गया। वो लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि भाजपा सपा की लड़ाई का मुद्दा एक है। एक हार्ड हिंदू बनने की दौड़ में शामिल है, दूसरा सॉफ्ट हिंदू बनने की दौड़ में शामिल है। तो हार्ड हिंदू का काट सॉफ्ट हिंदू नहीं हो सकता। अगर हार्ड हिंदू सॉफ्ट हिंदू में बात चलेगी तो हार्ड हिंदू हमेशा बाजी मारेगा। यानी दोनों हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। एक मंदिर बनाता है अयोध्या में, चलो तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बनाता है, तो ये बनाते हैं सफाई में। अभी इटावा में 2 भागवताचार्य यादव बंधु मणिकुमार संत कुमार के साथ वहां के ब्राह्मणों ने जो नंगा खेल खेला, तो उनको सम्मान देने के बजाय पार्टी कार्यालय में ढोल बजवा करके भजन सुन करके हंसी मजाक कर रहे थे। तब तो और उनको शर्म से चिल्लू भर पानी डूब के मर जाना चाहिए। बिरादरी के अपमान को तो और गंभीरता से लेना चाहिए, और भी गंभीरता। लेकिन वो इस अपमान को गंभीरता नहीं लिए। अब बयान क्या देते हैं कि मैं काशी विश्वनाथ सबसे पहले जाके जलाभिषेक करूंगा, देखता हूं मेरा कौन विरोध करता है। बच्चों वाली बात, बच्चों की बात हो गई। बच्चों वाली बात। यानी मोदी योगी के फार्मूले पर चल करके समाजवादी पार्टी कभी भी उसको मात नहीं दे सकती। नहीं दे सकती। और फिर जिसके पीछे सीबीआई ईडी सब पड़ी हो, वो तो वैसे भी खुल के कभी नहीं लड़ सकता। वो तो वैसे भी खुल के नहीं लड़ सकता। तो इसलिए भाजपा को सपा कभी नहीं हटा पाएगी। भाजपा को सत्ता से बाहर यदि कोई करेगा तो केवल लोक मोर्चा कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। स्वामी प्रशासन संघर्ष करें, स्वामी प्रशासन संघर्ष करें। क्योंकि आप जानते हो, अगर आज भाजपा में, भाजपा सरकार में SC ST OBC के नौजवान मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बहन बेटी बलात्कार शिकार हो रही हैं, यही काम तो अखिलेश यादव की सरकार में होता था। उस समय भी अदर बैकवर्ड, जो कमजोर बैकवर्ड समाज के लोग थे, उनके घरों में ताला लगाया जाता था, उनके खेतों कब्जा किया जाता था, बहन बेटियां ताकी जाती थी। अदर बैकवर्ड, कमजोर बैकवर्ड के सर लाठी से तोड़े जाते थे, फोड़े जाते थे। यही काम तो वहां भी होता था। दोनों का कैरेक्टर एक है, दोनों आरक्षण विरोधी हैं। ये आरक्षण पर लीपापोती कर रहे हैं, शून्य कर रहे हैं, निष्प्रभावी कर रहे हैं, और वो प्रमोशन में आरक्षण ही खत्म कर दिया। अरे बहादुरी तब होती जब SC ST का उदाहरण लेकर के आप पिछड़े वर्गों को प्रमोशन में आरक्षण दे देते। तो पिछड़े वर्गों तो आपको आरक्षण देने की सुविधा ही नहीं। जो हमारे गरीब भाई थे, SC और SC समाज के लोग, जिनको प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिल रहा था, उनको आकर के आपने खत्म कर दिया। दोनों आरक्षण विरोधी हैं, दोनों हिंदूवादी हैं, और साथ ही साथ दोनों गुंडा राज के पोषक हैं। सपा के गुंडा राज को आपने पहले देख लिया था, और भाजपा के गुंडा राज को आज आप देख रहे हैं। रोज
इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। अभी बलिया में बारह 13 साल की लड़की थी, बलात्कार करके उसको मार करके चावल इलाज फेंक दिया। देवरिया में कुशवाहा समाज की एक 10 साल की लड़की थी, रेप करके मार करके उसको भी आत्महत्या साबित करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। पानीपत में 2 घटनाएं सेम। अभी कौशाम्बी में पाल समाज की एक बेटी के साथ इसी प्रकार की घटना घटी। और सुनिए, पाल समाज की लड़की के साथ बलात्कार होता है, भाजपा अपराधी बचाने के लिए मैदान में आती है, बात समझ में आता है क्योंकि अपराधी ब्राह्मण था। लेकिन अखिलेश यादव भी उस अपराधी बच्चे को बचाने के लिए ये भी कूद पड़े। हमारे कहने का मतलब है कि भाजपा सभा में अंतर कहां है? कौशाम्बी के बलात्कारी को बचाने के लिए भाजपा अगर मैदान में कूदती है तो अखिलेश यादव भी उस अपराधी को बचाने के लिए मैदान में कूदे। एक सिक्के के 2 पहलू हैं। सिक्का एक है, पहलू 2 है। यानी इन दोनों का जो करेक्टर है, दोनों करेक्टर एक है, क्रिमिनल थिंकिंग दोनों की एक है, गुंडा राज के पोषक दोनों एक हैं, दोनों आरक्षण विरोधी हैं, दोनों हिंदू बनने का गेम खेल रहे हैं, एक हार्ड हिंदू एक सॉफ्ट हिंदू। मैं इसलिए बोल दे रहा हूं कि गाहे बेगाहे आपको भी पब्लिक के बीच में ये बात कहनी पड़ सकती है। कहनी पड़ेगी। लोग कह सकते हैं आखिर लोग मोर्चा क्यों बनाया, क्यों 9 पार्टियों का एक घटक बना लिया, क्यों नहीं समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल किया, ऐसा कह सकते हैं। इसलिए जानकारी होनी चाहिए। सीधे कहिए, भाजपा का विकल्प सपा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों गुंडाराज जंगलराज की पोषक हैं, दोनों हिंदू बनने की दौड़ में है, एक हार्ड हिंदू एक सॉफ्ट हिंदू बनता है, एक मंदिर अयोध्या में बनाता है तो दूसरा सरफई में बनाता है, और साथ ही साथ दोनों आरक्षण विरोधी हैं। एक अगर आरक्षण व्यवस्था को शून्य कर रहा है तो दूसरा प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर रहा है। इसलिए आज इसका खुल करके आपको जवाब भी देना है, और साथ ही साथ हमें अभियान चला करके अपने लोगों के बीच में भी जाना है। आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, बातचीत करने से भी असर पड़ता है। जब मैंने रामचरित मानस के कुछ टिप्पणियों का उदाहरण देकर के देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं के सम्मान की बात उठाई थी, तो बड़े पैमाने पर लोग भाजपा छोड़ करके उसमें सभा में आए थे। ये भाजपा का 28.5 से समाजवादी पार्टी का 28.5 से 36%, 36.5% वोट जो बढ़ा है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण यही था। पूरे इंडिया में सबसे पहले नारा दिया था, संविधान बचाओ भाजपा हटाओ, ये स्लोगन मेरा दिया हुआ था। ये बात दूसरी है कि बाद में इंडिया अलायंस ने इसको अपनी पार्टी का मेन नारा बना लिया। तो इसीलिए हिस्सेदारी के लिए हमारा फॉर्मूला जहां रहेगा, मनोहर काशीराम साहब का दिया हुआ नारा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी समाज के हम उन वंचित, उपेक्षित जाति और समाज के लोगों को जिसको आज तक किसी पार्टी ने नहीं पूछा, हम उसको सबसे अपने भी आगे खड़ा करके उसको सम्मान देने की बात करेंगे। पिछड़े वर्ग की तमाम जातियां हैं जिसका आज तक कोई विधायक नहीं हुआ, तमाम अनुसूचित जात में भी ऐसी जातियां हैं जो कभी विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं पाया। तो जो भी बैकवर्ड या शेड्यूल कास्ट के अंदर उपेक्षित और वंचित समाज है, साथ हमारे खड़ा होता है,
लेकिन उतनी उसकी आबादी नहीं कि वो अपने बलबूते पर विधायक का चुनाव लड़े, लेकिन हम उसे लोक मोर्चा से मौका भी देंगे और अपना वोट ट्रांसफर करा करके उसको जिताने की हैसियत में लाके खड़ा भी करेंगे। जब हम वोट ट्रांसफर कराने की हैसियत में आ जाएंगे तो जिसका वोट नहीं भी है हम उसको भी विधायक बनाने के काबिल हो जाएंगे। नेता लोग तो इस तरीके से मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमें कुछ नारे बीच बीच में चुन के लाने पड़ेंगे। हम कहते तो हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा, कहते हैं, लेकिन 90 की ताकत दिखाई कहां पड़ती है? अगर 90 की ताकत दिखाई पड़ती होती तो 10% लोग सत्ता में आज बैठे नहीं होते। हम कहते तो है 85 हमारा है, 15 में बंटवारा है, लेकिन व्यवहार भी क्या है, जमीन पे क्या है? तो इसलिए हमको कुछ ऐसे नारे देने पड़ेंगे जो लोगों को चोट भी करे और दिल को भी छुए। तो वोट हमारा, रात तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये हैमरी नारा है। ये बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट को न केवल जोड़ेगा बल्कि एक जगह खड़ा भी करेगा, और जो हमारे लोग गुमराह होकर के दूसरी जगह गुलामी कर रहे हैं उनको चोट भी करेगा। और चोट होगा तो स्वाभाविक रूप से वो कुछ न कुछ सोचने के लिए मजबूर होंगे। परिस्थितियां ऐसा पैदा कर देती हैं कि लोग सोचते हैं। और उसको मैंने देखा कि जो भगदड़ हुई थी उसका लाभ वोटों के ग्राफ में बढ़ोतरी, सीटों में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी, ये समाजवादी पार्टी को मिला था। वो उसी का नतीजा था कि जो एक लंबा बहस चला, उस बहस में तमाम लोगों का स्वाभिमान जगा, तमाम लोग अपने स्वाभिमान और के लिए ताल ठोक करके वहाँ से अलग हुए, चल दिए, और उसका रिजल्ट के रूप में आपको परिणाम भी सामने आया। संविधान जो 400 के पार का नारा देख रहे थे वो बैसाखी पे आ गए, और संविधान जो बदला जाना था वो संविधान बच गया। लेकिन अभी भी उस पर खतरे हैं। तो इसीलिए न रहे बांस न बजे बांसुरी। सरकार में रह करके भाजपा बदलना चाहती है संविधान, तो सरकार से हटा दीजिए, अपने आप इनका बाजा बन जाएगा। सब आज सारी शेख चिल्ली इनकी इसलिए बढ़ रही है कि ऊपर भी सरकार, नीचे भी सरकार। बैसाखी पे आने पर भाजपा की तमाम गर्मी निकल गई और तमाम शेख चिल्ली, बड़ी बड़ी बातें खत्म हो गई। भले ही मनमन सोच के अभी भी इस ताक में हो कि किसी न किसी रूप में संविधान बदल दिया जाए, नहीं बदल पा रहे हैं तो उसकी मंशा को तोड़ मोड़ रहे हैं। लेकिन हर चीज संभव है। हमने इसका उदाहरण मात्र इसलिए दिया कि संभव है। अगर सबको ही मिलकर हम प्रयास करेंगे, चोट करेंगे, और चोट करेंगे तो वो चोट सोते हुए कौम को जगाएगी भी, और अपने जो बिछड़े हुए लोग हैं वो आपके पास आएंगे भी। हमें उनके स्वाभिमान को केवल जगाना है। और इसीलिए मैं अपने सभी सहयोगी दल के नेताओं को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि ये केवल आपकी ही चाहत नहीं है, मेरे जीने और मरने का भी प्रश्न है।
मैं अगर राजनीतिक पार्टी बनाया हूं तो केवल हंसी मजाक करने के लिए नहीं बनाया हूं। और आप जानते हैं कि अगर मैंने ठान लिया सरकार बनाना है और आप लोगों को साथ मिल गया तो सोने में सुहागा हो गया, तो सरकार तो बननी ही बननी है किसी भी हालत में। इसलिए अभी बरसात के बाद संयुक्त कार्यक्रम भी चलेंगे। हाँ, इतना जरूर है, संयुक्त कार्यक्रम के पहले हम लोग विशेष रूप से जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथी हैं उनके साथ बैठक करेंगे। प्रदेश का कुछ बंटवारा होगा और सभी पार्टियों को कोई न कोई एक क्षेत्र विशेष दिया जाएगा जहां पर वो कार्यक्रम की तैयारी करेंगे। और जब संयुक्त कार्यक्रम बनेगा तो उसको संबोधित करने के लिए भी संयुक्त लीडरशिप वहां पर पहुंचेगी। अभी जब तक हम संयुक्त कार्यक्रम नहीं चला रहे हैं, हमारे जो सहयोगी दल हैं, यद्यपि बरसात में फील्ड वर्क नहीं हो पाता, लेकिन बंद हाल में या सुरक्षित जगह बैठ करके आप लोग अपने अपने साथियों को छोटी गोष्ठियों के माध्यम से मानसिक रूप से और मजबूत बनाएं। संगठन का नेटवर्क यदि कहीं आपको लगता है कि अभी इसमें और काम करने की आवश्यकता है, उसको भी मजबूत करें। ये सही है कि हम अगर हवा बहाने में कामयाब हो गए तो लड़ाई आपकी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि जब वेव चलती है तो सब कुछ अपने आप में बेमानी हो जाता है। इसलिए हमारी कोशिश तो होगी कि हम सरकार बनाने की एक ऐसी हवा चलाएं, एक ऐसी वेव बहे जिसमें आम लोगों का रुझान जो किसी पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, उनकी प्रतिबद्धता आपके प्रति हो।